आज की ये कहानी मुंबई के नाला सुपारा से शुरू होकर मुंब्रा में खत्म होती है। आज की कहानी सुनने के बाद आपको भी इस बात पर यकीन नहीं होगा कि क्या सच में किसी का कत्ल करने की ऐसी भी वजह हो सकती है। ये कहानी दिल दहला देने वाली कहानी है। आपने कत्ल की ऐसी वजह कभी सुनी नहीं होगी। कहानी को अंत तक जरूर देखें, तब आपको उसका क्लाइमैक्स सोच में डाल देगा, क्योंकि कहानी का क्लाइमैक्स खतरनाक है। हम ऐसी ही क्राइम की रियल कहानी इस चैनल पर लेकर आते हैं ताकि आपको ऐसी कहानियों से कुछ सीखने को मिले और अपने वर्तमान में आप जागरूक रहे। दोस्तों, अभी तक आपने मुंबई क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बात 26 जुलाई 2021 की है। मुंबई के नजदीक वसई शहर है और उसी वसई में एक भुई गांव बीच है। इस बीच के किनारे बहुत सारे लोग घूम रहे थे। तभी समंदर के लहरों के साथ एक काले रंग की सूटकेस समंदर किनारे आ जाती है। जब वो सूटकेस किनारे पर आता है तब कुछ लोगों की नजर उस सूटकेस पर पड़ती है। सूटकेस देखकर लोगों के मन में बहुत सारे अलग अलग ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानी लोगों ने सुनी या देखी रहती है। तो उन्हीं लोगों में से एक शख्स उस सूटकेस को देखकर फौरन पुलिस को कॉल करता है और फिर थोड़ी ही देर में मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जब पुलिस उस सूटकेस को देखती है तब पुलिस समझ जाती है कि मामला क्या है, क्योंकि आखिरकार वो पुलिस है। जब उस सूटकेस को खोला जाता है तब पुलिस का शक सही निकलता है। सूटकेस के अंदर एक लाश थी, ऐसी लाश जिसका सिर नहीं था, मतलब सिर कटी लाश। लाश के जिस्म पे पूरे कपड़े थे। पुलिस ने सूटकेस को चेक किया, आसपास भी देखा, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। तब फौरन उस सिर कटी लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। सूटकेस को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने सूटकेस की बड़ी बारीकी से तलाशी ली कि कहीं कोई सुराग मिले, कोई क्लू मिले, पर कोई फायदा नहीं। अब पुलिस की सारी उम्मीदें थी कि उस लाश के पास से कोई सुराग मिले कि मरने वाली कौन है। लाश देखकर ये अंदाजा हो गया था कि ये किसी महिला की लाश है। लाश से भी कोई ऐसी खास चीज मिली नहीं जिससे लाश की पहचान हो सके, सिवाय इसके कि लाश के हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी। उस मेहंदी को देखने के बाद कुछ जानकार पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो ये किसी मुस्लिम लड़की की ही लाश है, क्योंकि जो मेहंदी जिस तरीके से बनाई गई थी उसको देखकर उस पुलिस वाले का तजुर्बा था कि ऐसी मेहंदी आम तौर पर मुस्लिम औरतें अपने हाथों पर लगाती है। बस इतना ही क्लू था और कोई भी जानकारी पुलिस के पास नहीं थी। अब पुलिस ने उस लाश की फोटो निकाली कटे हुए सर के साथ और उसके पोस्टर पैम्फलेट बनाए और आसपास के सब इलाकों में लगवा दिए, क्योंकि शायद कोई ढूंढता हुआ आ जाए। इसी बीच मुंबई के जितने भी पुलिस थाने थे उन थानों पर भी सूचना दी गई कि अगर कोई मिसिंग की कंप्लेंट आई हो तो खबर दो। इतना सब करके भी पुलिस को उस लाश की पहचान करने में कोई फायदा नहीं हुआ। अब पुलिस परेशान है कि कैसे पता करे कि ये किसकी लाश है, कहीं से कोई आ जाए। पर पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं मिले, बस सिर्फ निराशा ही मिली। जुलाई बीता, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर करते करते पूरा साल बीत गया। 2021 के बाद अब 2022 लग गया, तब भी पुलिस को कोई जानकारी मिली नहीं। पुलिस ने फिर उस लाश का डीएनए सैंपल कलीना लैब में सुरक्षित रखा और उस लाश के कपड़ों को भी संभाल के रखा था प्रॉपर्टी के तौर पर। मेहंदी से अंदाजा लग गया था कि वो लाश मुस्लिम की है, इसलिए मुस्लिम रीति रिवाज से ही उस लाश को दफना दिया गया। और अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। पुलिस इंतजार कर रही थी कि कोई आए, कुछ बताए, कोई सुराग दे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा करते करते अब लगभग 14 महीने बीत गए। इन 14 महीनों में कोई सुराग नहीं मिला। 14 महीने बाद एक दिन 29 अगस्त 2022 को एक शख्स मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां जाकर वो कहता है कि हमारी भतीजी पिछले करीब 14 महीनों से गायब है और उसका कोई पता नहीं मिल रहा है। ये बोलकर वो शख्स मिसिंग कंप्लेंट लिखाते हैं। जो गायब होती है उसका नाम सानिया था।
और जो मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आए थे वो सानिया के चाचा थे और वो कर्नाटक के बेलगाम से आए थे। तब पुलिस ने उस आदमी को पूछा कि करीब साल भर से ऊपर हो गया आपकी भतीजी गायब है और अब साल भर बाद आप उसे ढूंढने, उसकी खबर लेने आ रहे हो, इतने दिन आप किधर थे और क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बताया कि सानिया यतीम थी, उसके माँ बाप नहीं थे, मैं उसका चाचा हूँ और मैंने उसको पाला था, पाल पोस कर बड़ा किया। सानिया के चाचा ठीक ठाक परिवार से थे, फाइनेंशियली मजबूत थे। फिर 2017 में उसकी शादी उन्होंने मुंबई के एक लड़के से कर दी। उस वक्त वो सऊदी अरब में जॉब करता था। उस लड़के का नाम था आसिफ। सानिया की आसिफ के साथ शादी हो गई, दोनों खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। फिर 2019 में आसिफ और सानिया को एक बेटी हुई। अब तो इसके बाद पूरा परिवार ज्यादा ही खुश था। उन्होंने बेटी का नाम अमायरा रखा था। फिर उसके चाचा ने पुलिस को कहा कि अक्सर कभी कभी सानिया से बात हुई करती थी, लेकिन 2021 के शुरुआत में मतलब जनवरी में सानिया से बात हुई। फिर उसके बाद अगले 6 से 7 महीने कोई बात नहीं हुई थी। फिर सानिया के चाचा को याद आया कि बकरी ईद है, उस मौके पर बात करे, इसलिए जब सानिया को कॉल किया तो तभी भी सानिया ने कॉल नहीं उठाया, फोन स्विच ऑफ आया। आसिफ को कॉल किया तो वो भी फोन पर बात ही नहीं करता था। तो पुलिस ने उनकी बात सुनकर बोला ठीक है और उनकी कंप्लेंट लिख ली। अब कंप्लेंट लिखने के बाद पुलिस ने पूछा कि ससुराल वालों का पता क्या है। तब उसने कहा कि वो वही नाला सोपारा में ये लोग रहते हैं। तो पुलिस ने कहा कि आपको पता चला होगा कि वो वहाँ मिली कि नहीं मिली। तब चाचा ने पुलिस को एक अजीब कहानी सुनाई। उसने कहा कि हम उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ आए, क्योंकि सानिया का अपना भरा पूरा ससुराल है, सास है, ससुर है, देवर है और ये लोग नाला सोपारा में रहते थे। मैं उनके घर पहले भी जा चुका था शादी के बाद, लेकिन इस बार जब मैं नाला सोपारा गया तब पता चला कि आसिफ और उसके परिवार ने इस घर को कब का छोड़ दिया और वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। अब कहाँ शिफ्ट हुए ये तो मालूम नहीं। तब उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत तलाशा, बहुत धक्के खाए, मुंबई में रहने वाले अपने जानकारों से पता किया, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। बड़ी कोशिश करने के बाद उन्हें आसिफ की अम्मी का नंबर मिला। तब आसिफ की अम्मी को फोन किया और जब उनसे फोन पर बात हुई तो उन्होंने बता दिया कि अब हम मुंब्रा शिफ्ट हो गए हैं और इत्तेफाक से उन्होंने मुंब्रा का पता दे दिया। तो चाचा ने कहा कि मैं मुंब्रा गया, वहाँ आसिफ था, उसकी बेटी थी, लेकिन सानिया कहीं नहीं दिखी। तो हमने पूछा, तब आसिफ ने कहा कि सानिया तो साल भर पहले ही उसका किसी और से अफेयर था, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। जाते जाते वो एक लेटर दे गई। आसिफ ने हमें वो लेटर भी पढ़ाया कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है और मैं जा रही हूँ। तो जब ये सब आसिफ ने कहा तो चाचा को पहले लगा कि क्या पता शायद ऐसा हो सकता है। तो चाचा वहाँ से लौट आए और ये बात है करीबन अगस्त के 27 से 28 2022 की। लेकिन फिर अगले 1-2 दिन बड़े तसल्ली से सोचा कि बचपन से उन्होंने पाला पोसा उनकी सानिया कभी इस तरह की थी नहीं और शादी से भी वो बड़ा खुश थी। तो अचानक उसका यूं जाना, और दूसरा, अगर उसको जाना था किसी और के साथ जिंदगी बसानी थी तो कम से कम उन लोगों को तो इन्फॉर्म कर देती, मतलब चाचा को या चाची को। अब दूसरा पहलू ये है कि अगर सानिया भाग कर गई थी तो साल भर पहले आसिफ और उसके परिवार वालों ने हम लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आपकी बेटी ने ऐसा करके वो चली गई है। लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? क्यों ये नहीं बताया कि सानिया घर छोड़कर चली गई और उसने ऐसा किया है? अब चाचा को डाउट होना शुरू हुआ। तब उन्होंने कुछ रिश्तेदारों से मशवरा लिया। उन्होंने कहा मामला थोड़ा सस्पियस है, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दो। इसी के बाद 29 अगस्त 2022 में चाचा ने सानिया की जाकर पुलिस में कंप्लेंट लिखा दी। अब पुलिस की टीम ने कंप्लेंट तो लिख ली, इसके बाद अब उस डेट में मतलब कब गायब हुई एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं। फिर भी पुलिस ने कहा कि वो सारे जो पुराने अनसॉल्व केसेस है, जो डेड बॉडी मिली, जो लावारिस है, जरा उन सब के रिपोर्ट्स निकालो। जब रिपोर्ट निकाला गया उसमें से एक थाने से एक सिरकटी लाश जो एक सूटकेस में 26 जुलाई 2021 में मिला था।
वो भी डिटेल्स पुलिस वालों के सामने है। अब उसमें वो कपड़े भी थे जो लाश ने पहन रखी थी। तो सबसे पहले इस मिसिंग कंप्लेंट को लिखने के बाद पुलिस ने नेक्स्ट डे सानिया के चाचा को बुलाया और पूछा कि एक लाश आपको दिखाना है, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। हालांकि लाश का चेहरा नहीं है, अब मालूम नहीं आप कैसे पहचानेंगे। खैर वो लाश दिखाई गई, तब कपड़ों से चाचा ने उस लाश को पहचान लिया और उसकी वजह ये थी कि कई बार इन लोगों की जब बात होती थी तो वीडियो कॉल पर ही बात होती थी। उन्होंने कहा ये कपड़े और इसी तरह के कपड़े सानिया पहना करती थी। जब उन्होंने मेहंदी देखी तब वो बोले कि सानिया भी इसी तरह की मेहंदी लगाया करती थी। चेहरा नहीं था पर उन्होंने कद काठी और कपड़ों से और मेहंदी के डिजाइन से चाचा ने कह दिया कि ये उनकी सानिया की ही लाश है। अब पुलिस ने कहा ठीक है, आप खामोश रहिएगा। इसके बाद अब पुलिस ने आसिफ और उसके घर वालों को बुलाया और बुलाने के बाद ये तस्वीर दिखाई और कहा कि आप इस तस्वीर को पहचानिए, क्या आप इसे जानते हैं? उन्होंने तस्वीर को देखने के बाद कहा कि नहीं, हम इसे नहीं जानते। तब पुलिस ने कहा कि ये सानिया की लाश की तस्वीर है। घर वाले साफ मुकर गए, कहा कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं और ये सानिया की लाश हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो अपने आशिक के साथ भाग गई है। अब उनकी जो बातें थी वो पुलिस को शक पैदा कर रही थी क्योंकि वो लोग जब बात कर रहे थे तब पुलिस ने नोटिस किया कि वो बात करते वक्त थोड़े से नर्वस, थोड़े से घबराए, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सिर्फ तस्वीर देखकर ना पहचानने पर किसी को कातिल नहीं ठहराया जा सकता, पुलिस उसे पकड़ भी नहीं सकती। तब पुलिस ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। अब वो लोग जब चले गए तब पुलिस ने कहा कि अब अपनी तरह से तफ्तीश करो। थोड़ा सा डाउट है क्योंकि 14 महीने से गायब है और ये लोग बोलते हैं वो चली गई और उन्होंने मतलब ससुराल वालों ने भी कुछ नहीं कहा और उन्होंने लाश को पहचानने से भी इनकार कर दिया। पुलिस ने अब उनकी तरह से तहकीकात की और चोरी छुपे कहा कि चलो ये काम करते हैं। पुलिस ने ऑलरेडी जो डीएनए सैंपल संभाल कर रखे थे उस लावारिस लाश के जो 26 जुलाई 2021 को मिले थे। अब पुलिस ने आसिफ और उसकी बेटी इन दोनों के डीएनए सैंपल लिए और उस सैंपल को उस लावारिस लाश से मैच कराया और इत्तेफाक की बात यह है कि वो तीनों सैंपल मैच कर गए। अब ये तो साफ क्लियर हो गया कि जो आसिफ की बेटी है जिसका नाम है अमायरा, ये उसकी मां की लाश है, इसलिए दोनों का डीएनए सैंपल मैच तो करेगा ही। तब पुलिस के सामने कोई डाउट या शक ऐसा कुछ भी नहीं था कि लाश किसी और की है। डीएनए सैंपल ने ये बता दिया कि ये लाश अमायरा की मां की है, मतलब सानिया की है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सानिया का कत्ल कैसे और क्यों हुआ? सिर्फ डीएनए सैंपल के आधार पर आसिफ को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था, इसके लिए कुछ ठोस सबूत चाहिए। अब सबूत ये चाहिए था कि आखिर सानिया के कत्ल का मकसद या मोटिव क्या है, क्योंकि जब तक कत्ल का मोटिव पता नहीं चलेगा तब तक इन्वेस्टिगेशन की लाइन सही दिशा पर जाएगी नहीं। तो इस काम में पुलिस ने सानिया के चाचा की मदद ली। पुलिस ने उनको बुलाया और उसके बाद उनसे कहा कि अब आप पूरी कहानी बताइए कि 2017 में शादी हुई, फिर एक बेटी हुई और उसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। इसकी क्या वजह थी? दहेज या फिर और कोई वजह या आसिफ का कोई अफेयर? आखिर आपको क्या लगता है या आपको क्या मालूम है? सब बताइए। तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि आसिफ दुबई में मतलब सऊदी अरब में काम किया करता था। उसके बाद जब कोरोना का शुरुआती दौर आया तो इंडिया वापस आ गया और तब यही रह रहा था। शुरुआत में कुछ पैसे वैसे दहेज वहेज की बात थी, लेकिन इतना भी बड़ा इशू नहीं था। बस इससे ज्यादा मुझे भी कुछ जानकारी नहीं। अब पुलिस को चाचा से भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिली क्योंकि वो कर्नाटक में रहते थे। अब पुलिस ने आसिफ से वो लेटर मांगा जो लेटर आसिफ ने सानिया के चाचा को दिखाया था कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ भागी है, ये लेटर छोड़कर गई। तब पुलिस को आसिफ ने वो लेटर दे दिया। लेटर में लिखा था कि मुझे किसी और से प्यार है, मोहब्बत है, मैं जा रही हूँ। पुलिस ने उस लेटर को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास। जब रिपोर्ट आई तब पता चला कि ये सानिया की हैंडराइटिंग नहीं है,
बल्कि खुद आसिफ की हैंडराइटिंग है। अब पुलिस को क्लियर हो गया। अब पुलिस ने कहा कि बहुत हो गई प्यार मोहब्बत से पूछताछ, अब जरा अपना स्टाइल अपनाते हैं। और फिर उसके बाद पुलिस ने अपना स्टाइल अपनाया और आसिफ को बुलाया और उसके फौरन बाद आसिफ तोते की तरह बोलने लगा। फिर आसिफ ने कहानी सुनाई। उसने कहा कि 21 जुलाई 2021 की बात है। 21 जुलाई को इत्तेफाक से उस दिन बकरी ईद था। बकरी ईद जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें कुर्बानी का दिन माना जाता है। उसी बकरी ईद के दिन मतलब पाक दिन आसिफ और उसके घर वालों ने एक ऐसी साजिश रची जिसको सुनकर रूह कांप उठती है। सबसे पहले आसिफ ने उसकी 2 साल की बेटी अमायरा को उसके बहन के घर भेज दिया जो मुंब्रा में रहती थी, और उस वक्त आसिफ और उसकी फैमिली इधर नालासोपारा में रहते थे। वो दिन बकरी ईद का था और बकरी ईद के दिन ही ये लोग नमाज वमाज पढ़कर आते हैं और फिर आसिफ, आसिफ का भाई और आसिफ के फादर ये तीनों घर आते हैं और सबसे पहले सानिया को पकड़ते हैं, उसके हाथ पैर बांधते हैं और एक टब में उसको डाल देते हैं और टब के अंदर तब तक उसका मुंह डाले रखते हैं जब तक कि सानिया दम नहीं तोड़ देती। टब से बाहर निकलने के बाद उन्हें लगता है कि शायद ये जिंदा हो। इसके बाद उसका गला घोटा जाता है। गला घोटने के बाद अब जब उन्हें ये यकीन हो गया कि ये मर चुकी है, तब आसिफ एक चाकू लेता है और सानिया का गला काटने की कोशिश करता है ताकि सिर धड़ से अलग कर दे, लेकिन आसिफ आधा भी सिर नहीं काट पाता है। उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। जब आसिफ का बाप देखता है कि इससे नहीं हो पाएगा, ये तो बेहोश हो गया, तब आसिफ का बाप मतलब सानिया का ससुर चाकू उठाता है और वो अपने बहू के सिर को धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद ये लोग खून को साफ करते हैं, धड़ को एक सूटकेस में रखते हैं और सिर को एक पॉलिथीन में रखते हैं और ले जाकर दूर एक समंदर के खाड़ी में फेंक देते हैं। लेकिन फेंकने से पहले सिर को अलग कर दिया था, क्योंकि ये लाश अगर किसी के हाथ भी आए तो भी इसकी पहचान ना हो कि मरने वाली कौन है। सिर तो पहले से ही धड़ से अलग किया ही था। अब और हैवानियत देखिए, सानिया के सिर के सारे बाल भी ये दोनों बाप बेटे मिलकर ट्रिम कर देते हैं। पूरा बाल काट दिया। उसके अपर लिप्स पे एक काला तिल था। उन्हें लगा कि अगर कल को ये सिर किसी के हाथ आ गया तो इस काले तिल से भी पहचान हो सकती है, इसलिए उस तिल को भी चाकू से काट डाला। जब सारी निशानी मिटा दी, बाल वाल भी काट डाले, उसके बाद उस सिर को एक पॉलिथीन में रखा, फिर उसके बाद एक बैग में रखा और बैग में रखने के बाद ये दूर ले जाकर समंदर की खाड़ी में इस सिर को फेंक देते हैं और फेंकने के बाद वापस आते हैं। वापस आने के बाद अब आसिफ अपने जीजा को फोन करता है, मतलब उसकी एकलौती बहन के पति को। उसका पति एक कैब ड्राइवर था। आसिफ उसे बोलता है कि तुम अपनी गाड़ी लेकर आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब ये दोपहर की बातें हैं। वो गाड़ी लेकर आ जाता है और फिर वो अपने जीजा को सारी बातें बताता है और बोलता है कि ये बिना सिर की लाश को ठिकाने लगाना है। दोनों उस लाश को एक सूटकेस में रखते हैं और फिर उस सूटकेस को गाड़ी में रखते हैं। उसके बाद जीजा साले दोनों निकल लेते हैं और वसई जाकर एक बीच के किनारे दूर तक जाकर सूटकेस को समंदर में ये सोचकर फेंक देते हैं कि समंदर की लहरें उस सूटकेस को ले जाएगी। सूटकेस को समंदर में फेंक कर ये लोग घर आ जाते हैं। अब शाम हो गई है, बकरी ईद का टाइम है। घर आने के बाद पूरा परिवार नहाता धोता है और फिर बकरी ईद मनाता है। मेहमान आते हैं, मेहमानों को खिलाते हैं पिलाते हैं, खुद भी खाते पीते हैं और ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उसके बाद आराम से सब वही रहते हैं। लेकिन फिर उसके बाद उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं कोई आ ना जाए, सानिया के मायके वाले ना आ जाए, इसलिए वो लोग नालासोपारा का अपना मकान बेच देते हैं। और बेचने के बाद आसिफ अपनी बहन जो कि मुंब्रा में रहती थी वहाँ एक नया घर खरीद लेता है और ये पूरी फैमिली आसिफ, आसिफ का भाई, उसके माँ बाप सबके सब मुंब्रा शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो वही रहने लगते हैं। 14 महीने बाद जब सानिया के चाचा का संपर्क सानिया से नहीं हुआ और वो आए और फिर किस तरह से मुंब्रा का घर ढूंढा और फिर 29 अगस्त को पुलिस के पास गए, उसके बाद ये कहानी सामने आई। आखिर एक पति ने, देवर ने और ससुर ने मिलकर सानिया का कत्ल क्यों किया? इस कत्ल की क्या वजह है?
अब आपको हम इस कत्ल की वजह बताएंगे। वजह सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। ये वो वजह है जिसे सुनकर बहुत सारे सवाल उठेंगे और आप लोग कहेंगे कि और भी इसके रास्ते थे, फिर ऐसा क्यों किया। हुआ ये था कि 2017 में जब आसिफ और सानिया की शादी हुई, उसके पहले आसिफ की इकलौती बहन की शादी हो चुकी थी। आसिफ की इकलौती बहन की शादी को करीब 10 साल हो चुके थे। इन 10 साल में उसे कोई औलाद नहीं हुई। इतने साल हो गए, अभी तक कोई औलाद नहीं, बहन की गोद अभी तक सुनी है। इस बात को लेकर आसिफ के घर में हमेशा बातें होते रहती है। और अब आसिफ की भी शादी हुई। आसिफ के बहन का हमेशा ये रोना रहता था कि शादी को इतने साल हुए और अभी तक वो बेऔलाद है। ये सुनकर आसिफ और उसके माँ बाप मतलब पूरे परिवार को इस बात का गम था। 2019 में सानिया प्रेग्नेंट हुई और फिर सानिया ने एक बेटी को जन्म दिया। इस बेटी को जन्म देने के बाद से ही इस कहानी की शुरुआत होती है। जब आसिफ को बेटी हुई तब जो आसिफ की बहन थी और उसके माँ बाप थे, इन्होंने आसिफ को कहा कि तुम्हारे शादी को तो अभी 2 ही साल हो गए हैं और ऊपर वाले ने तुम्हें औलाद के रूप में बेटी दी और भी शायद तुम्हें आगे बच्चा दे दे। तुम इस बेटी को अपनी बहन को गोद दे दो, वो उसे पालेगी क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं है। आसिफ ने कहा ठीक है, मेरी बहन है, चलेगा। लेकिन सानिया तैयार नहीं हुई। सानिया की जगह और कोई भी माँ होती तो वो भी तैयार नहीं होती, क्योंकि वो उसकी पहली औलाद थी और अभी अभी तो उसकी गोद भरी थी। वो माँ अपने बच्ची से कैसे अलग रह सकती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। सानिया ने साफ मना कर दिया और ये कहा कि आगे अगर ऊपर वाले ने चाहा और कोई और औलाद हुई तो सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं, क्योंकि मैं अपनी बेटी को किसी को गोद नहीं दे सकती। मैं अपनी बेटी को अपने से जुदा नहीं कर सकती, मैं इसे नहीं दे सकती। जब सानिया ने ये फैसला सुनाया तब पूरा घर सानिया के इस फैसले से नाराज हुआ। अब आसिफ के माँ बाप और भाई, इन सबके नजरों में सानिया दुश्मन हो गई। आसिफ की बहन भी सानिया की दुश्मन हो गई। अब हर बार जरा सी बात पे सानिया को ताना मारा जाता था कि देखो 10 साल से वो बे औलाद है और तुम उसे अपनी एक बच्ची गोद नहीं दे सकती। ये बात अब इतनी आगे बढ़ गई कि फिर एक दिन घर वालों ने मिलकर ये तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आसिफ की बहन को ये बच्ची गोद देना है। अब उसमें सिर्फ एक ही रुकावट थी और वो है सानिया। घर वालों ने तय किया अगर सानिया बीच में आती हैं तो सानिया को रास्ते से हटा दो और फिर इन्होंने प्लान बनाकर ठीक कुर्बानी वाले दिन यानी बकरी ईद को अपनी बहू को ही कुर्बान कर दिया। दोस्तों, आप ही सोचिए कितने हैवानियत की बात है। आखिर ये क्या सच में कोई कत्ल की वजह हो सकती है? सिर्फ इसलिए कत्ल किया क्योंकि अपने बेटे की बेटी को अपनी बेटी को गोद देना था। बस इसलिए इतनी बेरहमी से सानिया का कत्ल उसके पति ने, उसके देवर ने और उसके सास ससुर ने मिलकर किया। और बहुत सारे रास्ते थे बच्ची गोद लेने के। कहीं से किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्ची गोद लेते और उसे पालते, अपनी औलाद बनाते, पर ये नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही दर्दनाक और रिश्तों को कालिक पोंछने वाला काम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी रिश्ते में कभी कोई किसी पर यकीन नहीं करेगा। इस केस का जब खुलासा हुआ तो पुलिस ने सिर्फ आसिफ को ही नहीं गिरफ्तार किया, बल्कि आसिफ का भाई, आसिफ की बहन, आसिफ का जीजा और आसिफ के माँ बाप, इन सबको गिरफ्तार किया और सब लोगों पे मुकदमा ठोक दिया। ये था इसका क्लाइमैक्स जो दिल दहलाने वाला था कि क्या सच में कत्ल की क्या ऐसी भी वजह हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो गुनहगारों को सजा देने का काम पुलिस और कानून का है, मगर आपके अनुसार सानिया के कातिल आसिफ और उसके परिवार वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो बनाने की लगन और पैशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे मुंबई क्राइम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन भी दबाइए। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारा साथ दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।